उससे कुछ नहीं कहा। कार में बैठी ईवा के दिमाग में इस वक्त वो पुराना हादसा चल रहा था जहां वो अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क गई थी। वो यूके से अपने मॉम डैड और अपने 1 साल के भाई के साथ आई थी। उनके लौटने के आखिरी दिन उसने अपने डैड से उसे इंडिया घुमाने की जिद की थी। वो और उसकी फैमिली एंजॉय कर ही रहे थे कि उसके डैड पर अचानक गोली चल गई थी। उसकी मॉम उस वक्त उसके और उसके भाई के साथ आइसक्रीम लेने के लिए गई थी कि तभी गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी माँ घबरा गई और उसने ईवा के हाथों में उसके भाई को देकर वहां से भागने को कहा। ईवा घबरा कर वहां से भागने लगी। वो कुछ ही दूर पर थी कि उसे वापस गोली चलने की आवाज आई और वो अब तेजी से भागने लगी। भागते भागते वो पास के जंगल में घुस गई, मगर उससे पहले उसने अपने भाई को एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया था। वो लोग भी उसे ढूंढते हुए जंगल में घुस गए और दूसरी तरफ से वो जैसे ही जंगल से बाहर निकली एक कार के सामने आ गई। किस्मत से कार में बैठे आदमी ने टाइम पर ब्रेक लगाया और उसे अपनी कार में बिठाया। ईवा के पीछे पड़े लोग वहां से निकल गए। ईवा के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी राज ने कार रोकते हुए कहा, हम पहुंच गए। ईवा ने नजर उठाकर बाहर देखा तो सामने एक जाना पहचाना आलीशान बंगला था। उसने घूर कर राज को देखा। उसके घूरने से राज घबराते हुए बोला, घूर क्यों रही हो? कांड करने से पहले अंजाम सोचना चाहिए था, और मैं कोई मर्जी से नहीं लाया हूं तुम्हें यहाँ। उस खड़ूस के ऑर्डर थे। ईवा गुस्से से कार से बाहर निकल गई। ईवा ने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि राज का दिल मुंह तक आ गया। तुम गंदी लड़की का क्या यही तरीका है तुम्हारा अपने सेवियर के साथ बात करने का? तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। राज ने चिढ़ते हुए कहा। ईवा ने उसकी बात सुनकर उसे विंडो से घूर कर देखा। वो चलकर कार के सामने गई और एक ही किक में कार की हेडलाइट फोड़ दी। टूटने की आवाज सुनकर राज जल्दी से कार से निकलकर बाहर आया और उसने हैरानी से एक नजर ईवा को और एक नजर कार की टूटी हुई हेडलाइट को देखा। ये तुमने क्या किया? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैंने अपने सेवियर को थैंक यू कहा। इतना कहकर ईवा पलट के अंदर की तरफ चली गई। राज पीछे से चिल्लाया, ये मेरी फेवरेट लिमिटेड एडिशन रेंज रोवर थी, तुमने इसका क्या कर दिया? वापस आओ ईवा, गंदी लड़की। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। ईवा अंदर पहुंची ही थी कि उसे वहां डेकोरेशन करते हुए लोग दिखाई दिए। सुबह के 5 बजे यहाँ कौन सी डेकोरेशन हो रही है? उसने खुद से कहा ही था कि किसी की गूंजती हुई आवाज आई, तो तुम्हें याद है कि तुम्हारा सिर्फ नाम का ही सही मगर इस घर से भी रिश्ता है? मिस्टर रूहान बजाज, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रूहान बजाज किसी रौबदार इंसान की तरह चलकर ईवा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके कानों के पास आते हुए बोला, आज तुम्हारी सगाई है। ओह सॉरी, आज हमारी सगाई है। What the hell? क्या बकवास है ये? ईवा ने रूहान से 2 कदम पीछे जाकर कहा, मैं बातें रिपीट नहीं करता, ना ही तुम्हारी तरह बकवास करता हूँ। वैसे तुम थक नहीं जाती अपना पुराना घिसा पिटा ड्रामा करते हुए? रूहान ने सार्कास्टिक टोन में कहा। ईवा ने अपनी उंगली उसे दिखाते हुए कहा, तुम भूल गए 2 साल पहले मैंने इसी जगह पर खड़े होकर तुम्हें रिजेक्ट किया था। क्यों दोबारा अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो? रूहान ने गुस्से से कहा, और तुम भूल गई 2 साल पहले इसी जगह पर खड़े होकर तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि जिस दिन तुम्हारी वजह से बजाज फैमिली के नाम पर कोई भी आंच आई उस दिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मगर देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, आज सिर्फ सगाई है, शादी 1 हफ्ते बाद है। सो जस्ट बी रेडी बेबी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस तरह से मेरी वजह से बजाज फैमिली पर उंगली उठी है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने कोई स्कैंडल क्रिएट किया हो, ना मैंने किसी के साथ कोई अफेयर किया, ना किसी को ऑफेंड किया। मैंने ऐसा किया क्या है जिससे तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? ईवा ने कोल्डली कहा,
ईवा, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने कल रात कॉन्सर्ट से भागने की हिम्मत की, उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई, वो भी कांच के टुकड़े के साथ। ये कहकर तुमने खून किया है, वो भी 4। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? रियलिटी में वो मैं हूं जिसकी वजह से तुम बची हो, समझी तुम? रूहान ने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे बचाओ? और हाँ, तो क्या हुआ अगर ये साबित नहीं हुआ कि मैंने कल खून नहीं किया? मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बाकी के 3 खून किए हैं। मैंने उन कातिलों को मारा है जिन्होंने मेरी फैमिली को मुझसे दूर किया था, और मैं उस आखिरी इंसान को भी अपने इन हाथों से। ईवा बोल ही रही थी कि रूहान ने गुस्से से उसे अपनी तरफ खींचा और उसे झकझोरते हुए कहा, फॉर गॉड्स सेक ईवा, जस्ट शट अप। कितना झूठ और कितना ड्रामा करोगी तुम? एक्चुअली ना, तुम्हें सिंगिंग स्टार ईवा नहीं बल्कि एक्टिंग स्टार ईवा होना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। और तुम कुछ भी कर लो, सगाई तो आज हमारी होगी ही, तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। इतना बोलकर रूहान ने चारों तरफ देखा। जितने भी वर्कर्स वहां डेकोरेशन करने के लिए मौजूद थे, वो अब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। रूहान ने उन सबको घूर कर देखा, जिससे उन सब ने अपनी नजरें झुका ली। ईवा खुद को रूहान की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं अंकल से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लीव मी, जस्ट लीव मी। नैना आंटी, नैना आंटी! रूहान जोर से चीखा। एक ओल्ड लेडी जल्दी से लिविंग रूम में आई और बोली, जी रूहान बाबा बोलिए। रूहान ने ईवा को उनकी तरफ करते हुए कहा, ले जाइए इसे और सगाई के वक्त तक रूम में लॉक कर दीजिए। नैना आंटी ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने फ्लैट पर वापस जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। लीव मी, मैं कोई सगाई नहीं करूंगी, छोड़िए मुझे। ईवा गुस्से से बोलने लगी। रूहान गुस्से से ईवा की तरफ बढ़ा और उसे अपने शोल्डर्स पर उठाकर ऊपर की तरफ ले जाने लगा। ईवा चिल्लाते हुए उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी, मगर रूहान की मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उस पर ईवा के मुक्कों का कोई असर नहीं हुआ। ईवा ने राज को दरवाजे में बुत की तरह खड़ा देखकर गुस्से से कहा, यू इडियट, खड़े क्या हो? हेल्प करो मेरी। मैं इडियट हूँ, मगर तुम्हारी हेल्प करके महा इडियट नहीं बनना चाहता, तो बेहतर होगा मैं तुम्हारे पारिवारिक झगड़ों से दूर ही रहूं, राज ने मुंह बनाकर कहा। रूहान ने ईवा के रूम को खोला और अंदर जाकर उसे बेड पर पटक दिया। अब तुम सिर्फ सगाई के वक्त यहाँ से बाहर निकलोगी, रूहान ने कहा और पलटकर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। ईवा भागकर दरवाजे की तरफ गई और जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। रूहान, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहान ने ईवा को चिल्लाते हुए सुना और खुद से बोला, तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता। ईवा दरवाजे पर हाथ मारते हुए थक गई और नीचे बैठ गई। अब उसके चेहरे से सारी की सारी कोल्डनेस जा चुकी थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। क्यों 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 कोई मेरा विश्वास नहीं करता? क्यों क्यों हर कोई मुझसे कहता है कि मेरे मॉम डैड नहीं थे, मेरी कोई फैमिली नहीं है? क्यों कोई मेरा विश्वास नहीं करता कि मेरी फैमिली थी और उन्हें उन लोगों ने बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मार दिया? मैं सपना नहीं देखती, सब कुछ सच है, सब कुछ सच है। मैं एक दिन उन लोगों को जरूर मारूंगी और अपने भाई को भी ढूंढ के रहूंगी। मैं ये सगाई नहीं करूंगी। रूहान नीचे पहुंचा जहां राज उसी का इंतजार कर रहा था। इस लड़की को सच में सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, वरना मैं और मेरी बातें इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, राज ने मुंह बनाकर कहा। रूहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, खुद की गलती के लिए ईवा को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि तुम लूजर हो। अगर आज अनन्या नहीं होती और मैंने उसे ईवा पर नजर रखने के लिए नहीं कहा होता, तो आज तुम्हारी वजह से न जाने क्या हो जाता। अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी ना कहा था उस लड़की को खुली आंखों से सपने देखने के लिए और बीच कॉन्सर्ट से भागने के लिए। राज ने मुंह बनाकर कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि ईवा की कंडीशन इस वक्त क्या है और उसकी टैबलेट्स कहाँ हैं।
उसने कितने वक्त से दवाई नहीं ली है? रूहान ने उससे पूछा। ईवा की टैबलेट्स वाली बात सुनकर राज का जैसे खून ही सूख गया। ईवा ने अपनी दवाइयां तो 6 महीने पहले ही छोड़ दी थी। अगर इस जल्लाद को पता चला तो ये मुझे पटक पटक कर मारेगा। भगवान मुझे बचाओ, राज अपने मन में बड़बड़ाया। तुम चुप क्यों हो राज, जवाब दो मुझे। रूहान ने राज को अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा। लेती है ना, मेरी आंखों के सामने लेती है। हाँ हाँ, राज ने घबराते हुए कहा। रूहान ने उसकी घबराहट पकड़ते हुए कहा, हाँ, अगर लेती है तो वो दोबारा क्यों हैलुसिनेट करने लगी, वो भी पहले से ज्यादा। हाँ, इससे पहले तो दवाइयों के चलते कभी उसने ये सब नहीं सोचा, और वो हवा में उसका खुद से लड़ना। सच सच बताओ मुझे। नहीं, सच्ची मेरे सामने लेती है। अब क्या पता मेरे जाने के बाद थूक देती हो तो, मुझे नहीं पता, राज ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। रूहान कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। उसने राज को घूर कर देखा और कॉल पिक करके साइड में चला गया। रूहान ने कॉल पिक किया और पिक करते ही दूसरी तरफ से घबराती हुई आवाज आई। रूहान, क्या हुआ मेरी ईवा को? और तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? मेरी ईवा, क्या आप मेरी ईवा की रट लगाना बंद करेंगे? कुछ नहीं हुआ है उसे। वो बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे काफी सारे काम हैं। और हाँ, आपकी ईवा की सगाई है, मन हो तो वक्त से आ जाइएगा, क्योंकि मैं आपका वेट बिल्कुल नहीं करने वाला। ये बोलकर रूहान ने कॉल काट दिया। देखते ही देखते सुबह के 10 बज गए। रूहान एंगेजमेंट में बिल्कुल डिले नहीं करना चाहता था। उसके लिए अभी सिर्फ यही मैटर करता था कि वो जल्द से जल्द ईवा के कॉन्सर्ट से भागने वाली न्यूज और खून के इल्जाम में सरेंडर करने वाली न्यूज को दबा दे। एंगेजमेंट 11 बजे की थी, मगर ईवा अब भी रूम में बंद थी। उसने रूम में रखे कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं जो रूहान ने उसके लिए रखवाए थे। 11 बजे मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। जब नैना आंटी ईवा को लेने के लिए गईं, तो ईवा उसी हालत में रूम में बैठी थी। उसे तैयार न देखकर नैना आंटी घबरा गईं और उन्होंने प्यार से ईवा से कहा, ईवा बेबी, क्या हुआ? तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं। रूहान बाबा नाराज हो गए तो क्या? उस इंसान को क्या हक है मेरी लाइफ कंट्रोल करने का? आई हेट हिम। नहीं हो रही मैं तैयार, जाकर बता दीजिए उस रूहान को, ईवा ने गुस्से से कहा। नैना आंटी ने अपनी नजरें झुकाई और बाहर चली गईं। वो बाहर निकली ही थी कि सामने ब्लू इंडो वेस्टर्न में रूहान बाहर खड़ा दिख गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये साफ बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। उसने नैना आंटी को वहां से जाने का इशारा किया और रूम के अंदर चला गया। ईवा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 5 मिनट। या तो खुद तैयार हो जाओ या फिर मुझे तुम्हें अपने हाथों से तैयार करना होगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, ईवा ने रूहान को घूरते हुए कहा। रूहान ने ईवा की तरफ बढ़ते हुए कहा, द रूहान बजाज को धमकी देने की आदत नहीं है, इसीलिए इसे ऑर्डर समझो, वरना क्या करोगे तुम? ईवा ने उसे घूरते हुए कहा। रूहान मुस्कुराकर बोला, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या क्या कर सकता हूं। भूलो मत, मैं इस दुनिया में इकलौता वो इंसान हूं जिसे तुम्हारी हर कमजोरी पता है। ईवा हंसते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना रूहान, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हो। ओह सॉरी, जानते थे। फिर भी तुम्हें कभी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, या तुमने करना ही नहीं चाहा? हाँ क्योंकि ये सब तुम्हारा वहम था, कल भी और आज भी।
ईवा इमोशनल होते हुए बोली, नहीं, ये वहम नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी भी फैमिली थी जिसे मार दिया था मेरी आंखों के सामने। फिर भी तुमने मेरा विश्वास नहीं किया और मुझे 5 साल पहले जबरदस्ती रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा। मुझे मजबूर किया, मुझे हिप्नोटाइज किया, जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। मगर सच सच होता है। वो तस्वीरें मेरे दिल दिमाग में कैद हैं और कभी नहीं जा सकती। रूहान ने ईवा को अपनी तरफ खींचा और उसे झकझोरते हुए पूछा, तो ठीक है, बताओ, उन तस्वीरों में तुम्हें याद है तुम्हारे डैड कैसे दिखते थे? तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? क्या वो तुम्हारी तरह दिखती थी? कुछ याद है तुम्हें? बोलो, कुछ याद है? नहीं है, क्योंकि ये सब एक कहानी है, बस एक कहानी जो बचपन से तुम्हारे में फिट है और तुम चीजें हैलुसिनेट करने लगती हो। ईवा को रूहान की हैलुसिनेट वाली बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मेरे मॉम, डैड और मेरे भाई को मेरा वहम कहो। मैं एक दिन अपने भाई को ढूंढ कर रहूंगी और उस दिन मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगी। और हाँ, मुझसे सगाई और शादी के बारे में भूल कर भी मत सोचना। रूहान तेजी से रूम से बाहर निकल गया और कुछ ही देर में वापस आकर ईवा के सामने रिपोर्ट्स रख दी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मरा जा रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए? देखो इन रिपोर्ट्स को ध्यान से और उन्हें देखने के बाद तुम फैसला कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारा भाई इस दुनिया में है तो उसे मैं ढूंढूंगा। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। ईवा ने उन रिपोर्ट्स को घूरा और बेड पर बैठ गई। रूहान नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसके डैड कर्नल अमितेश बजाज और उसकी माँ मेजर अविका बजाज वहां पहुंच चुके हैं और बस उसी की तरफ बढ़ रहे थे। मगर रूहान ये बात अच्छे से जानता था कि वो लोग उससे मिलने नहीं बल्कि ईवा से मिलने जा रहे हैं। मगर वो फिलहाल ऐसा नहीं होने देना चाहता था। खासकर वो ये नहीं चाहता था कि उसके डैड ईवा से मिले, वरना उसका पूरा प्लान खराब हो जाता। उसने उन दोनों के सामने खड़े होकर कहा, आप दोनों जिससे मिलने जा रहे हैं वो जल्द ही यहाँ आ जाएगी, इसीलिए बेटर होगा फिलहाल आप लोग गेस्ट के साथ रहें। तुम्हारी इजाजत किसने मांगी है? मैं जानता हूँ मेरी ईवा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बेशक मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहता था, मगर मेरी बच्ची की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं। रास्ते से हटो, अमितेश जी ने गुर्राते हुए कहा। अगर मैं आपकी बच्ची के साथ जबरदस्ती ही कर रहा होता तो इस वक्त उसका हाथ मेरे हाथ में होता और यहाँ सगाई नहीं, डायरेक्ट शादी होती मिस्टर बजाज। बेहतर होगा आप मेरे और उसके बीच के मैटर में पड़ना बंद कर दें और सगाई को एंजॉय कीजिए। रूहान ने नजरें तीखी करते हुए कहा। रूहान, ये क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? हाँ, उसकी मॉम ने उसे हल्की डांट लगाते हुए कहा। ईवा का ख्याल बचपन से मैंने रखा है तो उसकी लाइफ के डिसीजन भी मैं ही लूंगा। सो बोथ ऑफ यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। वैसे भी आपका वक्त काफी कीमती है, आपने बचपन से अब तक मुझ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया तो अब भी मत कीजिए। रूहान ने रूडली कहा, जिससे उसके पेरेंट्स थोड़े एम्बैरस हो गए और वहीं पर रुक गए। 10 मिनट हो चुके थे मगर ईवा अब तक नहीं आई थी। मौजूदा गेस्ट बातें बनाने लगे थे। रूहान ने वापस अपने कदम ऊपर जाने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी वहां लाइट ब्लू वेरी लॉन्ग गाउन में एक खूबसूरत सी लड़की आते हुए दिखी। सारे गेस्ट की नजरें ईवा पर ही टिक गई। ईवा के चेहरे पर अभी भी किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई नहीं बता सकता था कि ईवा इस सगाई से खुश भी है या नहीं। मिस्टर बजाज के चेहरे पर ईवा को सही देखकर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ गई। उन्हें आज भी याद था कि कैसे छोटी सी ईवा उनकी कार के सामने अचानक से आ गई थी और रो रही थी। उसके अनाथ होने के बारे में पता चलते ही जब पुलिस वाले उसे ऑर्फनेज भेज रहे थे तब उन्होंने फैसला किया था ईवा को अपने साथ घर ले जाने का और घर लाकर उन्होंने ईवा की जिम्मेदारी 13 साल के रूहान के हाथों में सौंप दी थी। रूहान जो अपने पेरेंट्स से ना के बराबर ही बात करता था और अक्सर माँ बाप का प्यार न मिलने की वजह से गुमसुम रहता था। ईवा की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो एक अलग ही इंसान बन गया।
उसने ईवा का ख्याल बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह रखा था। शुरुआत में ईवा सदमे की वजह से कुछ नहीं खाती थी और हर दूसरे दिन उसे पैनिक अटैक्स और तेज बुखार आ जाया करता था। तब सिर्फ रूहान ही था जो रात रात भर बैठकर उसका ख्याल रखता था और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। मगर कुछ सालों पहले कुछ ऐसा हुआ कि अब ईवा रूहान को देखना तक पसंद नहीं करती। 5 साल पहले हुई बात याद आते ही मिस्टर बजाज को एक बार के लिए रूहान पर फिर गुस्सा आ गया। उनके दिमाग में वो एक बात गूंज रही थी जो रूहान ने उनसे 5 साल पहले कही थी। मेरे और ईवा के बीच में आपको बोलने का कोई हक नहीं है मिस्टर बजाज, और रही बात उसके अच्छे बुरे की, तो वो मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। मैं आपकी तरह इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और ईवा के लिए मैं पूरी दुनिया जला भी सकता हूँ और एक नई दुनिया बना भी सकता हूँ। सो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। वो अपने ख्यालों से बाहर आए। रूहान ईवा को आता देख उसकी तरफ बढ़ा और उसके आगे अपना हाथ कर दिया। ईवा ने एक बार उसके बढ़ाए हाथ की तरफ देखा और एक बार रूहान की तरफ। रूहान का हाथ बेचैन था उसके हाथ को थामने के लिए। ईवा ने गेस्ट की तरफ नजरें घुमाकर किसी को ढूंढना चाहा। उसे गेस्ट के बीच मिस्टर बजाज का मुस्कुराता चेहरा दिखा और उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर रूहान के हाथों में अपना हाथ दे दिया। ईवा की नजरें रूहान के हाथ पर पहनी वॉच पर पड़ी और वो खुद से बोली, आज पूरे 4 साल 6 महीने 2 हफ्ते 4 दिन 8 घंटे बाद मैंने तुम्हारी छुअन को महसूस किया है रूहू। मगर अफसोस, अब इस छुअन में पहले वाली बात नहीं रही क्योंकि तुम बदल गए हो। ईवा को सोच में डूबा देख रूहान ने उसे अपनी तरफ हल्के से खींचा, जिससे ईवा अपने ख्यालों की दुनिया से निकली। रूहान ने उसके कानों के पास जाकर कहा, breathtaking gorgeous। ईवा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी राज उन दोनों को यूं साथ आते देख बड़बड़ाया। आंखें तरस गई थीं इन्हें ऐसे देखने के लिए। चलो अब दोनों मिलकर मेरी बैंड तो नहीं बजाएंगे। रूहान उसे अपने साथ पार्टी हॉल के बीचों बीच लाया और उसने नैना आंटी की तरफ नजरें करके उन्हें इशारा किया। इशारा मिलते ही नैना आंटी सगाई की अंगूठी लेकर उनके पास आ गईं। रूहान ने उस खूबसूरत रिंग को अपने हाथों में लिया ही था कि तभी एंट्रेंस की तरफ से एक आवाज आई, ये सगाई नहीं हो सकती। राज सहित हर इंसान की नजरें एंट्रेंस हॉल की तरफ घूम गईं और रूहान का हाथ बीच हवा में ही रह गया। एक लड़की एंट्रेंस पर खड़ी रूहान और ईवा को घूर रही थी। वो रूहान और ईवा की तरफ आने लगी और रास्ते में उसने जानबूझकर राज को अपने शोल्डर